दोस्तों, पिछले वीडियो में हम कहानी के तीसरे पार्ट, माफ़ कीजिएगा, चौथे पार्ट को हमने पूरा किया था। चौथा एपिसोड पूरा किया था हमने। मैंने आपको याद होगा बताया था कि किस तरह से साधु बाबा शिकार बने थे आदमखोर के और एबर्टसन साहब ने एक हांका लगवाया था, एक बीट ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। और जिम कॉर्बेट साहब के उस झूला पुल के बारे में भी बताया था जिसको उन्होंने पार किया था और बहुत घबरा गए थे जिसको पार करते हुए, खतरनाक झूला पुल। अब हम चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में, यानी कि 5वें चैप्टर में। दोस्तों, कोशिश यही करूंगा कि 2 चैप्टर एक साथ ले लूं। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं उत्तरांचल डायरीज में, जो आपकी अपनी है। चलिए, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते और सीधे चलते हैं कहानी के आगे। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब के पास में कोई फोटोग्राफ या कोई ऐसा कोई चीज़, कोई साधन नहीं था जिससे वो किसी दूसरे बाघ के पंजों के निशानों से इस आदमखोर के पंजों के निशानों को मिला के पहचान कर पाते कि भाई आदमखोर के ऐसे हैं, उसके ऐसे हैं, और के बाकी, मतलब आदमखोर कौन सा है ये पता चल जाता। ये जंगल का क्षेत्र था और यहाँ पे तो पता नहीं कितने और बाघ भी होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक अकेला बाघ है, मगर हाँ, आदमखोर तो सिर्फ एक ही था। अब हो क्या रहा था, जिम कॉर्बेट साहब को जगह जगह पर कई बाघों के निशान मिलते थे, कई बाघों के मिलते थे, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते थे यार। तो उन्होंने एक चीज सोची कि यार, जब तक असली आदमखोर बाघ की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक ये रुद्रप्रयाग क्षेत्र के जितने बाघ हैं सबको आदमखोर मानेंगे और जो भी इनको बाघ दिखेगा उसे मार देंगे। हालांकि मुझे लगता है कि जिम कॉर्बेट साहब को ऐसा नहीं सोचना था, मगर क्या किया जा सकता था, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा ज़रूरी था, और वो गए भी इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए थे। खैर, जिस दिन जिम कॉर्बेट साहब रुद्रप्रयाग पहुंचे, इन्होंने क्या किया, 2 बकरे खरीदे और उनमें से एक बकरे को अगली शाम को, जो यात्रा मार्ग था, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग जो था, उससे 1 मील की दूरी पर बांध दिया टुवर्ड्स केदारनाथ, और दूसरे बकरे को अलकनंदा नदी के पार जाकर एक जगह पर घनी झाड़ियाँ थी, और उस रास्ते में इन्हें बाघ के एक पंजों के निशान भी दिखाई दिए थे, जो पुराने थे, लेकिन ये था कि बाघ यहाँ से गुजरता है, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा और बकरे को वहीं पर बांध दिया। दोनों बकरे इन्होंने बांध दिए। दूसरे दिन सुबह जिम कॉर्बेट साहब बकरों को देखने के लिए निकले तो इन्होंने देखा कि नदी के पार जो बकरा बांधा गया था वो मारा गया है और उसका कुछ हिस्सा खाया हुआ भी है। ये तो तय हो गया था कि बकरा बाघ नहीं मारा है, बाद में किसी छोटे जानवर जैसे पाइन मार्टन ने उसे खाया है। दोस्तों, पाइन मार्टन को हमारे पहाड़ों में और रुद्रप्रयाग व उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे चित्राल या छुती, और कुछ लोग इसे कुसरियाल भी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने तो वो पहचान ही गए होंगे। अब दिन भर आदमखोर के बारे में कोई जानकारी इन्हें मिली नहीं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि आज की रात ये जो बकरा है इसके ऊपर ही काटी जाएगी, जिस बकरे को मारा गया था। तो कहने का मतलब ये कि इस बकरे के पास से कहीं हाथ लगाकर बैठेंगे और बाघ को निशाना बनाएंगे, और शाम के करीब 3-3:30 बजे ये उस मरे हुए बकरे से करीब 50 गज ऊपर की ओर एक छोटे से पेड़ था, वहाँ पे उसकी शाखा पे जाके बैठ गए, अपनी पोजीशन ले ली। करीब 3 घंटे तक ये उसी पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन इन्हें कोई पक्षी, पशु, कोई ऐसा संकेत नहीं मिला, कोई अलर्ट कॉल नहीं आई जिससे पता चले कि
कहीं यहाँ आसपास में बाघ हो सकता है। शाम होने से कुछ देर पहले ये पेड़ से नीचे उतरे और जिस रस्से से बकरी को बांधा गया था उस रस्सी को काटा और वापस बंगले की ओर चले गए। अब जैसा कि इन्होंने पहले ही स्वीकार किया था कि इन्हें किसी आदमखोर बाघ मतलब किसी मैन ईटर लेपर्ड के शिकार का कोई अनुभव नहीं था, ये मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन कई आदमखोर शेरों को मतलब टाइगर को, मैन ईटर टाइगर को भी बाघ ही कहते हैं ना, तो कई मैन ईटर टाइगर से इनका पाला पड़ा था और ये उनको मार चुके थे, आमना सामना हो चुका था, तो उसकी इनको पता था। अब ये पेड़ से नीचे उतरे और अपने बंगले तक पहुंचे। अच्छा, बंगले में पहुंचने से पहले ये किसी भी अचानक होने वाले मतलब अटैक से अपनी सेफ्टी के लिए पूरी तरह अलर्ट थे और लकीली ये अपने बंगले तक सुरक्षित भी पहुंच गए। इन्हें इस बात का कुछ, या मैंने बताया ना, सिक्स सेंस बहुत काम करता था। कुछ इनको अंदेशा था कि बाघ कहीं इन पर नज़र रखे हुए है और इन पर अटैक कर सकता है, तो सावधानी बहुत ज़रूरी थी। ये बहुत अलर्ट होकर के ये अपने रेस्ट हाउस पे आए थे। दूसरी सुबह ये जल्दी ही निकल पड़े और बंगले के गेट पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़े नर बाघ के पंजों के निशान बने हुए हैं। तो इनका जो सिक्स सेंस था ना, जो अंदेशा था, वो सही साबित हुआ। बाघ ने इनका पीछा किया था। अगर इन्होंने सावधानी नहीं बरती होती या ये चौकन्ने नहीं रहे होते तो कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कोई मतलब क्या कहो यार, कोई गंदी घटना घट सकती थी यार, सीधे शब्दों में। अब शुरू हुआ पीछा करने का सिलसिला। बाघ के पांव मिल गए। बाघ के पंजों के निशान का जो ये पीछा करते हुए ये एक घने जंगल वाले बिगड़ क्षेत्र में पहुंच गए, जो उस रास्ते के पास ही था जिस पर बकरा लेटा हुआ था। मतलब तीर्थ यात्रा वाले मार्ग में जो बांधा हुआ बकरा था, जो मैंने बताया ना, एक तीर्थ यात्रा वाले रास्ते में बांधा था और एक पुल के पार करके, अरकनंदा पार करके। इस बकरे को किसी ने नहीं छेड़ा था, यानी कि यह बकरा बिल्कुल सही सलामत था। एक बात की गुंजाइश तो बहुत ज्यादा थी दोस्तों, जिस बाघ ने इनका पीछा किया था वो आदमखोर ही हो सकता था। हाँ यार, खैर जो भी हो, अब वो तो रात गई, बात गई। अब जो बचा हुआ दिन था, मतलब सुबह जो निकल गए थे, उसके बाद जब बचा हुआ दिन था, बकरे को देखने के बाद कि जितना पैदल चल सकते थे ये चले। कई गांव से निकले, सड़कों पे घूमे, लोगों से मिले और सबको आगाह करते रहे कि भाई आदमखोर बाघ नदी के इस तरफ ही है, वो लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, बिना मतलब के शाम को घर से तो बाहर बिल्कुल ना निकले, बच्चों को संभाल के रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से अलर्ट करते हुए आ रहे थे। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। ये रात में गेस्ट हाउस आ गए, आकर खाना वगैरह इन्होंने अपना खाया और उसके बाद अपना सो गए, जो आम जैसा होता है। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि जिम कॉर्बेट साहब सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे और फिर एक वॉक के लिए निकला करते थे। तो अगली सुबह ये गुलाब राय, जो मैंने बताया आपको, गुलाब राय के बारे, गुलाब राय याद रखिएगा आप, गुलाब राय के आसपास के जंगलों का जायजा लेने के लिए निकल गए। सुबह के समय था, एक राउंड लगा करके ये वापस आ गए। आए, अपना नहाया धोया, नाश्ता किया। अभी नाश्ता करके उठे ही थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ बंगले के अंदर घुसा और हाँफते हुए बोलने लगा, हाँफते हुए एकदम, साहब आपके बंगले के ऊपर, मतलब आप समझिए ना कैसे उसने कहा। तो ये कहना चाह रहा था कि दोस्तों, ये बंगले के ऊपर यानी वही जगह के बारे में बोल रहा था जिस जगह के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब ने 500 स्क्वायर मील में फैले हुए उस जंगल को देखा था, उसके बीच बीच में बसे हुए गाँव को देखा था। इससे पिछले वाले वीडियो में, मतलब आपको पिछले वीडियो में मैं विस्तार से बता चुका हूँ, तो अब उसको दोबारा से बोलना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप वो वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो उसी जंगल के बीच बसे हुए एक गांव से बाघ एक औरत को उठा ले गया है और उसको मार दिया है। इन्होंने तुरंत ही अपनी जरूरत का सामान उठाया
अपनी बंदूक, शॉटगन थी, एक अतिरिक्त राइफल, गोलियां, बुलेट्स, रस्सी, और वो मछली पकड़ने में जो एक डोरी इस्तेमाल होती है ना, पतली सी फिशिंग रॉड में लगाई जाती है, वो उसका एक वो उठाया। और वो जो ग्रामीण था वो और अपने दो साथियों को साथ लेकर ये चल पड़े। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि उस दिन बहुत उमस भरा हुआ दिन था, बहुत उमस हो रही थी। हालांकि वो गांव की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, बस 3 मील के करीब रही होगी। फिर भी उस तपती हुई धूप में और वो 4000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ाई जो थी वो बहुत थका देने वाली थी। जब ये गांव पहुंचे तो ये पूरी तरह पसीने से नहाए हुए थे। और जो औरत जो मारी गई थी, उसके पति ने वो घटनाक्रम, जो कहानी जो सुनाई इनको, वो घटनाक्रम जो सुनाया, वो कुछ जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसने बताया कि चूल्हे की आग की जो लाइट होती है, चूल्हे की जो रोशनी होती है, उसमें हम पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद में मैं यहीं ज़मीन में बैठकर अपना मैंने तंबाकू भरा और तंबाकू पीने लगा। और जो पत्नी थी वो जूठे बर्तन उठाकर उनको धोने के लिए दरवाजे के पास तक गई थी। जैसे औरतें सब बर्तन वर्तन समेट के ले जाती धोने के लिए, ऐसी वो भी ले गई। दरवाजे में वो पहुंच के वहीं जो दहलीज जो होती है वहीं पर उससे बर्तन रखे और वहीं पे बैठ गई उनको धोने के लिए। जैसे ही वो बैठी तो बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। अब वहाँ पे इतनी रोशनी नहीं थी कि आदमी कुछ देख पाता। उसने एक अपनी बीवी को आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। तुरंत उसने थोड़ा जोर से आवाज़ दी, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। तो ये तुरंत देहली की तरफ भागा, लपका और इससे जल्दी से दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। और जिम कॉर्बेट साहब ने उससे पूछा कि भाई तुम बीवी को बचाने के बदले तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? नेचुरल सी बात है, हर कोई पूछेगा ये बात। तो उसने जवाब दिया कि क्या फ़ायदा होता साहब, एक औरत जो मरी हुई है उसको ढूंढने में क्या मैं अपनी जान जोखिम में डालता? हालांकि उसकी ये बात कोई तर्क संगत नहीं थी। कॉर्बेट साहब को वो आदमी एक क्या कहते हैं, हृदयहीन, नो हार्ट, स्टोन हार्ट, उसके चेहरे में जो दिख रहा था वो देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे अपनी पत्नी की मृत्यु का कोई दुख हो रहा हो। हाँ, उसे इस बात का दुख जरूर हो रहा था कि उसका जो बच्चा मारा गया वो कुछ ही दिनों बाद पैदा होने वाला था। ये मतलब कहने का कि वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, वो गर्भ से थी, गर्भवती थी। जिस दरवाजे से महिला को बाघ ने पकड़ा था वो वहीं पे सामने 4 फुट चौड़े एक रास्ते में खुलता था। ये रास्ता मकानों की 2 पंक्तियों के बीच से करीब 50 फुट तक का रहा होगा। बर्तनों के गिरने की आवाज़ और फिर उस आदमी की पुकार, वो सब सुन के जो दूसरे घरों के दरवाजे जो खुले रहे थे, मतलब इस रास्ते में, वो भड़ाभड़ बंद हो गए कि बाघ आ गया, कोई बंद करो दरवाज़ा। बाहर बाघ के पंजों के निशानों से मालूम पड़ता था कि महिला को जो है वो इसी रास्ते से घसीटता हुआ दूसरे छोर तक ले गया है और उसे वहीं पे मार के करीब 100 गज पहाड़ी से नीचे एक गधेरे के पास ले गया है। अब राजू, गधेरा किसे कहते हैं ये मैं पहले अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। हर कहानी में गधेरा शब्द आता है, तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो इस गधेरे के बगल में कुछ खेत थे, वहीं उस बाघ ने महिला को जितना खाना था खाया और फिर बाकी जो उसके अवशेष थे उनको छोड़कर वो चला गया। जिम कॉर्बेट साहब ने उस जगह का निरीक्षण किया। महिला के अवशेष जो थे वो गधेरे के खेत में, गधेरे में एक जो खेत मैंने बताया आपको, उसके एक छोटे खेत के कोने में पड़े हुए थे। और वहाँ से 40 गज की दूरी पर दूसरे खेत के किनारे पे एक छोटा सा एक अखरोट का पेड़ था जिसके पत्ते सब झड़ चुके थे। और इस पेड़ पर जमीन से करीब 4 फुट की ऊंचाई पर, इस पेड़ पर जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पर और फिर वहाँ से 6 फुट ऊंचा एक मचान बनाया गया। मचान पर जिम कॉर्बेट साहब ने निश्चय किया था कि मैं इस मचान में बैठूंगा। अब आप मतलब ऐसे समझिए कि जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पे पेड़ पे
ज़मीन से 4 फुट की ऊंचाई पे, फिर वहाँ से 6 फुट की ऊंचाई पे मचान बनाया गया। मतलब कॉर्बेट साहब और ज़मीन के बीच की जो दूरी थी वो 10 फुट थी, और 10 फुट की ऊंचाई एक तेंदुए के लिए कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा ऊंचाई तक तो वो अपने जो जितना वजन है उससे दुगने वजन का शिकार को अपने जबड़े में दबाकर चढ़ जाता है। तो कितनी ताकत होती है आप समझ सकते हैं एक लेपर्ड में, एक तेंदुए के अंदर, गुलदार में। जिस जगह पर वो महिला के अवशेष थे उसी की बगल से एक पतला सा रास्ता गधेरे की ओर चला जाता था, और उस रास्ते में उन्होंने बाघ के पंजों के निशान देखे थे जाते हुए। ये निशान ठीक वैसे ही थे जैसे उस बाघ के थे जिसने 2 रात पहले इनके बंधे हुए बकरे को मारा था, और डांग बंगले तक इनका पीछा भी किया था। जो गेट पे इनको जो निशान दिखे थे, ये जो निशान थे ये एक सामान्य से बड़े नर बाघ के थे जो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर था। अरे अग्रसर क्या था, बूढ़ा हो चुका था, जिसका एक पंजा गोली लगने से घायल हो चुका था। मैंने बताया था कि वो जो 2 अंग्रेज अफसर आए थे उनकी गोली से, इस वजह से इसके पाँव में हल्की खराबी आ गई थी, और बाकी कुछ इसमें दिक्कत नहीं थी। तो ये पहचान इसकी उनको मिल गई थी। अब इन्होंने क्या किया, गांव से 2 8-8 फीट के 2 लट्ठे मंगवाए। आप लट्ठा कह लीजिए या बल्लियाँ समझ लीजिए, 8-8 फीट की 2 मंगा ली। साथ ही उस गधेरे से एक सफ़ेद पत्थर भी उठवा लिया, थोड़ा बड़ा, और एक सफ़ेद पत्थर जो नदियों के किनारे, गधेरों के किनारे पड़े रहते हैं, वो उठा लिया। इन बल्लियों को उन्होंने कुछ आपस में इस तरह से बांधा, लंबवत रखे कि उसमें राइफल फंस जाए, और जब गोली चले तो राइफल हिले ना। और ये जो फ्रेम जो बल्लियों का बनाया था उस जगह पर रख दिया जिस खेत में महिला के अवशेष पड़े थे, और उस खेत से नीचे की खेत की मुडेर पे एक उसको सेट करा दिया, और उसकी जो नाल थी वो उन्होंने उस तरफ कर दी जिस तरफ से बाघ के आने की उम्मीद थी। फिर राइफल के ट्रैगर पे मछली मारने वाली जो डोरी थी उसका एक फंदा बनाकर उसे टाइट बांध दिया, और उस डोरी को उस रास्ते में ऐसे बांध दिया कि यदि उस डोरी पे बाघ का पांव पड़े तो डोरी पे खिंचाव आए और ट्रिगर चल जाए, यानी कि बाघ खुद को ही गोली मार ले। कुछ ऐसा इन्होंने वो जुगाड़ कर लिया, और उस सफ़ेद पत्थर को महिला का जो अवशेष था उसके करीब 1 फुट दूरी पे रख दिया। अब इनका कुछ जो इरादा था वो कुछ ऐसा था, यदि बाघ डोरी को नहीं छू पाता है या उस रास्ते से नहीं आता है, किसी दूसरे रास्ते से आकर के अपने शिकार को खाना शुरू करता है, तब जिम कॉर्बेट साहब फायर करेंगे उस पर मचान से। अब मान लो किसी तरह से ये फायर मिस हो जाता है या फायर उसको नहीं लगता है, तो निश्चित है कि वो भागेगा, और उस तरफ भागेगा जिस तरफ इन्होंने फंदा बना रखा है मछली बांधने वाली डोरी से, और उसमें अगर पहुंच हुआ तो हो सकता है टकरा जाइए उस डोरी से और गोली चल जाए, और साथ ही जो गोली की रोशनी होगी उससे इनको आइडिया आ जाए कि बाघ कहाँ पे है, और ये उस पर दोबारा फायर कर सकेंगे। तो इन्होंने अपनी तरफ से तैयारी की, ये इन्होंने विचार कर लिया था। अब क्योंकि बाघ ने महिला के तो सारे कपड़े फाड़ दिए थे, कोई भी लेपर्ड या टाइगर होता है तो सबसे पहले कपड़े अलग कर देता है शरीर से, उसके बाद खाता है। अब उसका जो शरीर था वो वस्त्रहीन था, और महिला का शव और बाघ दोनों अंधेरे में तो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए गोली कहाँ चलानी है ये आभास मिल जाए, इसके लिए वो सफ़ेद पत्थर काम आने वाला था जो इन्होंने गधेरे से उठवा के महिला के अवशेषों से 1 फीट की दूरी पर रखवाया था। अब जब जमीन पर सारी व्यवस्था इन्होंने कर दी, सेटिस्फाइड हो गए, तो ये उस मचान पर चढ़ गए। वहाँ पे इन्होंने घास को बिछा के अपने बैठने की जगह बना ली। अपने पीछे की तरफ और आगे की तरफ करीब यूँ समझ लीजिए अपनी कमर तक जो पुआल होता है, घास का पुआल, उसका ढेर लगा दिया। पुआल जो लोग नहीं जानते उनको बताऊं, वो भी एक तरह की घास ही होती है जिसे हमारे गांव घर की घरों की महिलाएं जंगल से अपने मवेशियों के खाने के लिए इकट्ठा करती हैं, और वो काफ़ी कुछ ले आए थे, मंगा ली थी उन्होंने गांव से,
और अपने चारों तरफ इन्होंने करीब कमर तक इन्होंने करीब अपने को ढकवा लिया था। इनका जो फेस था वो शिकार की तरफ था और जो पीठ थी वो पेड़ की तरफ थी, इसलिए इस बात की आशंका नहीं थी कि बाघ इन्हें देख पाएगा, मतलब ये एकदम दिख जाएंगे, ऐसे चांसेस थोड़े कम थे। हालांकि एक बात जरूर थी इस बाघ के बारे में जो प्रचलित थी बात, कि ये अपने किए हुए शिकार पे दोबारा नहीं आता है, जितना खाना होता है उतना खाता है और चला जाता है, और जब कब भूख लगती है तो दूसरा शिकार तलाशता है और फिर उसको खाता है, क्योंकि इसके एक्सपीरियंस बहुत बुरे हुए थे, गोली चल चुकी थी, इसके अलावा जहर वगैरह डाल देते थे। लेकिन पता नहीं क्यों जिम कॉर्बेट साहब इस बात से आश्वस्त थे कि ये जरूर लौट के आएगा। उतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद और इतना सब काम करने के बाद इनके कपड़े अभी भी गीले थे पसीने से, लेकिन इनकी जो जैकेट थी वो सूखी हुई थी, तो उससे क्या है जो बाहर जो ठंडी हवा जो चल रही थी वो जैकेट उसको रोक ले रही थी। ये अपनी एक बढ़िया सुविधाजनक जो जगह थी, अपनी एक बैठने लायक जगह, वहाँ पे बैठ गए और रात भर नज़र रखने के लिए अब ये तैयार थे। इन्होंने लोगों को ये कह करके वापस भेज दिया कि जब तक मैं ना आऊँ, अपने लोग जो इनके साथ आए थे उनको भेज दिया कि भाई तुम लोग जाओ गांव के प्रधान के घर में रहो और तभी आना जब अगली सुबह सूरज उग जाए, जब सनराइज हो जाए उसके बाद आना। अब जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि मैं खेत की मुडेर से उस मचान के ऊपर चढ़ा, अगर बाघ ने मुझ तक आना होता तो उसे मचान पर चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता था। बात सही है, 10 फीट कोई हाइट थोड़ी है उसके लिए। सूरज डूबने वाला था, सामने हिमालय था और हिमालय की जो पहाड़ियाँ थी उन पर सनसेट वाला जो सीन होता है, वो जो सीनिक ब्यूटी होती है बड़ी खूबसूरत होती है। इसका हल्का लाल व गुलाबी रंग उन बर्फीली पहाड़ियों पे आता है तो आंखों को बड़ा सुकून दे रहा होता है। मतलब नेचर की सुंदरता बहुत ही खूबसूरत, मतलब नेचर तो वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन ये जो सनसेट का टाइम है ये बहुत खूबसूरत होता है। सनसेट ही नहीं, सनराइज भी बेहद खूबसूरत होता है जब हिमालय पे सूरज की पहली किरण पड़ती है, बड़ा खूबसूरत। ये दोनों व्यू बड़े खूबसूरत होते हैं। अब कोई और समय होता तो इस जगह में हिमालय को देखना जिम कॉर्बेट साहब के लिए बड़ा सुकून भरा हुआ होता। खैर ये तो मैनीटर का मामला था, यहाँ तो जो भी है। अब दिन की रोशनी कम होती गई और रात होती गई, मतलब रात ढलने लगी। एक बात और है दोस्तों, हम रात के संदर्भ में जब अंधेरे की बात करते हैं, ये अंधेरा एक ऐसा शब्द है, इसका कोई मापदंड नहीं है। ये एक व्यक्ति के लिए बहुत गहरा अंधेरा हो सकता है, वहीं वो दूसरे व्यक्ति के लिए सामान्य अंधेरा, और तीसरे व्यक्ति के लिए ये भी हो सकता है कि भाई हल्का अंधेरा है। अंधेरे का कोई मापदंड नहीं है ना। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी की ज्यादातर रातें बाहर खुले में गुजारी हैं, उनके लिए रात को अंधेरी रात तब तक नहीं कहा जाता जब तक बादल आसमान, मतलब बादलों, जब तक आसमान बादलों से पूरा ना आच्छादित हो, जब तक बादल ना ढक लें पूरे आसमान को, इनके लिए गहरी रात, गहरा अंधेरा नहीं था। कहने का मतलब ये नहीं है कि रात को भी वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि दिन में, लेकिन ये था कि किसी भी जंगल या मैदान में ये रात के समय में बड़ी अच्छी तरह से देख पाते थे। ये इनके पास, इन्होंने अपने इस टैलेंट को काफ़ी डेवलप किया था, बचपन से ही जंगलों में भटकते थे और इन्होंने उस सफ़ेद पत्थर को केवल सावधानी के तौर पर रखवाया था। उम्मीद थी इन्हें कि तारों की रोशनी से, और जो तारों की रोशनी सीधे पड़ेगी और तारों की रोशनी जो हिमालय में जाएगी उससे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर के आएगी और ये सफ़ेद पत्थर में भी टकराएगी, तो इतनी जगह से जो है एक अच्छा खासा उजाला हो जाएगा जिसमें ये बाघ की गतिविधियों को अच्छी तरह से देख पाएंगे और उसका निशाना लगाने में इनको आसानी रहेगी। बड़ी आसानी से जो है ये निशाना लगा लेंगे। लेकिन उस दिन इनकी किस्मत ठीक नहीं थी कह लीजिए, क्योंकि जैसे ही रात हुई आसमान में बिजली चमकने लगी, तूफान आ गया। कुछ ही देर में
आसमान में घंघोर अंधेरा हो गया और बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई बारिश की। इस बीच इन्होंने गधेरे के में एक पत्थर लुढ़कने की आवाज़ सुनी और 1 मिनट के बाद ही जमीन पर जो घास के तिनके पड़े हुए थे उन पर चलने की चर चर की आवाज़ आई। बाघ आ चुका था, 100% बाघ आ चुका था। और जब ये उस मूसलाधार बारिश में अपने भीगे कपड़ों को चीरती हुई हवा से अपने आप को बचा रहे थे, तब बाघ जो है सूखा हुआ था और घास पर आराम फरमा रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफान देखे थे, एक से एक बड़े तूफान देखे थे, लेकिन उनका कहना यह है कि ये जैसा तूफान मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। आपको याद होगा मुक्तेश्वर का आदमखोर, उसमें भी पेड़ में बैठे हुए थे, तूफान आ गया था। तो इन्होंने बड़े बड़े तूफान देखे थे। और जब ये तूफान तेजी पर था तब इन्होंने गांव की तरफ एक आदमी को जाते हुए देखा जो लालटेन लेके चला जा रहा था। अब इनको बड़ा ताज्जुब हुआ और ये बड़े उस व्यक्ति की हिम्मत की तारीफ करने लगे मनी मन कि यार ऐसे मौसम में इतने खतरे में लालटेन लेकर के जा रहा है यार ये आदमी, जबकि यहाँ पे आदमखोर बाघ है। बाद में इन्हें पता चला कि बाघ और तूफान दोनों खतरों से जूझता हुआ वो लालटेन वाला व्यक्ति, वो जो आदमी था, वो 30 मील से भी अधिक दूर पौड़ी से उनके पास ही भेजा गया था। वो रात पे निशाना लगाने के लिए बैटरी लेकर के, बिजली की बैटरी, टॉर्च लेकर के, एक तरह से समझ लीजिए। तो टॉर्च उस टाइम में एक अजूबा चीज हुआ करती थी। इस बैटरी के लिए जिम कॉर्बेट साहब को सरकार ने पहले से ही आश्वस्त कर रखा था कि हम आपके लिए बैटरी भेजेंगे। अब जिम कॉर्बेट साहब का कहना है ये बैटरी उन्हें 3 घंटे पहले मिल जाती तो बात ही कुछ और हो जाती, तब तो शर्तिया बाघ मारा जाता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि जो 14 लोग बाद में मारे गए थे, अगर बाघ उनके गले में दांत नहीं गड़ाता तो वो लंबी जिंदगी जीते, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। या फिर पहले बैटरी आ जाती, ये बाघ को मार ही देते, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता था कि बाघ बच के निकल जाता, हो सकता था वो आदमी किसी और बीमारी से या किसी और तरह से उनकी मौत हो जाती। तो मतलब कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। अब बारिश गिरना बंद हो गई थी, लेकिन इन्हें ठंड लग रही थी। उत्तरांचल में तो बहुत ठंड होती है। अब बादल भी छटने लगे थे। अचानक वो जो सफ़ेद पत्थर था वो ढक गया, उसके आगे एक ओट आ गई। अब कोई चीज़ आ गई, वो चीज़ क्या, बाघ ही थी। और कुछ ही देर में उन्होंने बाघ को उस अवशेषों में से कुछ चबाते हुए उसकी चबाने की आवाज़ सुनी। पिछली रात उसने गधेरे की तरफ से अपना शिकार खाया था, जो गधेरे की साइड से शिकार था उस साइड से अपना शिकार खाया था। आज रात में भी ऐसा ही होने की उम्मीद कर रहे थे जिम कॉर्बेट साहब। तो इन्होंने उस जगह पे ही उस पत्थर को रखवाया था। लेकिन बारिश हो जाने के कारण क्या हुआ, गधेरे में पानी बढ़ गया था और जगह जगह जो है पानी जमा हो गया था। अब पानी से बचने के लिए बाघ एक नई जगह पे आके बैठ गया था और वहाँ से उसने खाना शुरू कर दिया था। और उसके इस तरह से बैठने से जो निशान के लिए पत्थर लगाया गया था वो ढक गया था। और ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसी उम्मीद इन्हें पहले से नहीं थी, और इसके लिए इन्होंने कोई तैयारी भी नहीं कर रखी थी, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी, तैयारी भी नहीं थी। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि मैं जानता था कि मुझे पत्थर को दोबारा देखने के लिए प्रतीक्षा ज़्यादा देर नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 10 मिनट बाद ही पत्थर इनको दोबारा दिखाई दिया। उसके तुरंत बाद ही कुछ आहट सुनाई दी। इसके साथ ही मचान के नीचे से गायब होता इन्हें बाघ दिखाई पड़ा, जो हल्का पीला था। उसका हल्का रंग शायद उसके बुढ़ापे के कारण था। दोस्तों, बुढ़ापा सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी प्रभावित करता है, सभी को करता है, पेड़ पौधों को करता है, सबको करता है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि घर पे पाला हुआ कुत्ता या गाय जब बूढ़े होने लगते हैं तो उनके बालों
में गिरना शुरू हो जाता है, हल्की हो जाता है, उनकी त्वचा का रंग, उनके बालों का रंग भी बदलने लगता है, होता है ना। ऐसे ही तेंदुए का या टाइगर का, इनका भी त्वचा का रंग बदलने लगता है। जो शाइन होती है वो हल्की पड़ने लगती है, चमक होती है ना वो हल्की पड़ने लगती है। लेकिन एक बात जिम कॉर्बेट साहब को समझ में नहीं आई कि जब बाघ चल रहा था तो एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई लेडी कोई रेशमी पोशाक पहनकर चल रही हो, रेशम की ड्रेस पहन के चल रही हो, जो सरसराहट की सी आवाज़ आती है। ये आवाज़ काफ़ी हद तक वैसी थी। अब ये आवाज़ क्यों आ रही थी, किस वजह से आ रही थी, इस बात का इन्हें ना तो तब समझ में आया, और ना कभी ज़िंदगी में इस बात का इन्हें कभी ये बात समझ पाए कि वो आवाज़ क्यों आई, जबकि ज़मीन पर तो सिर्फ खूंटा और घास के अलावा कुछ भी नहीं था। तो कभी थोड़ी देर रुककर इन्होंने बंदूक उठाई और जो पत्थर रखा हुआ था उस तरफ निशाना साधा। इन्होंने ये सोचा कि जो ही ये पत्थर ढकेगा, इसके पत्थर के सामने कोई चीज़ आएगी, ये गोली चला देंगे। अब जिम कॉर्बेट साहब आगे लिखते हैं कि भारी बंदूक को कंधे से सटाए रखने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट तक ही आप उठा सकते। भारी गन है आपके कंधे, कब तक आप ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे। और जब वो सीमा जब पार हो जाती है तो उसको पकड़े रखना मुश्किल हो जाता है। तो वो इनके साथ भी हुआ। इन्होंने अपनी राइफल नीचे रख दी। अब जैसे ही राइफल नीचे रखी, मतलब बगल में नीचे रखी, तभी वो पत्थर जो है दोबारा छिप गया। इन्होंने राइफल उठाई, पत्थर फिर दिखने लग गया। राइफल नीचे रखे, वो पत्थर दिखना बंद हो जाए। ये 2-3 बार ऐसा हुआ। अब ये थोड़ा निराश होते चले गए कि मतलब यार, जैसे पत्थर के सामने वो आता है, मैं गन उठाता हूँ तो गायब हो जाता है यार, और पत्थर दिखने लग जाता है। अब क्या किया जाए। चीज़ से मतलब बाघ है, हाँ, मतलब बाघ पत्थर के सामने आता है, ये राइफल उठाते, वो गायब हो जाता। अब 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो निराश तो होना ही था। चौथी बार इन्होंने बाघ की हलचल अपने मचान की तरफ सुनी। ये ऊपर से ऐसे नीचे झुके और नीचे एक अस्पष्ट वस्तु, जो मैंने बताया ना हल्की पीली हो गई थी, उस पर गोली चला दी। ये जगह जो थी मात्र 2 फुट चौड़ी रही होगी, इन्होंने गोली चला दी। सुबह के समय ये मचान से नीचे उतरे, उस जगह का निरीक्षण किया, मुआयना किया, तो उन्हें वहाँ ज़मीन में गोली से किया हुआ एक छेद दिखाई पड़ा, और बाघ की गर्दन से कटकर बिखरे हुए बाल दिखाई पड़े। बाघ के बाल जो है गर्दन के पास से कहीं से गोली लग के गई और वो बाल नीचे गिर गए। इन्होंने अपने आदमियों को एकत्र किया, बुलाया, और फिर खड़ी पहाड़ी से नीचे रुद्रप्रयाग की ओर चल दिए। और वो जो मृत महिला था, उसका पति और उसके दोस्त गांव वाले आए, अवशेषों को उन्होंने उठाया और उसकी अंत्येष्टि के लिए लेकर चले गए। मैं आपको पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ, अंत्येष्टि बहुत ज़रूरी होती है हर धर्म में, हर जगह। हमारे यहाँ तो जलाया जाता है उत्तरांचल, वो पहले वीडियो में आप देखिएगा, मतलब इस कहानी की पहले एपिसोड में। अब ये थोड़ा रुद्रप्रयाग की तरफ नीचे उतरे थे तो इनके दिमाग में पिछली रात का जो ये असफल अनुभव और कुछ निराशावादी विचार घूम रहे थे इनके दिमाग के अंदर। और जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं इस बात को, खुद बोलते हैं, मैं चाहे इसे कितनी ही सामान्य बात मानूं, मगर हमारे पहाड़ के लोग आदमखोर के मामले में मुझे चमत्कारी शक्तियों से संपन्न मानते हैं। मैं गढ़वाल को आदमखोर से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा हूँ। ये खबर मुझसे पहले यहाँ पहुँच चुकी थी। ये जिम कॉर्बेट साहब के शब्द हैं। और जब मैं रुद्रप्रयाग से कई पड़ाव दूर था, सड़क पर, खेतों पर, या जो लोग भी मुझे मिलते वहाँ से गुजरते हुए, जो भी मुझे देखते, वो अपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ शुभकामनाएं देते थे कि मैं अपने इस मिशन में ज़रूर कामयाब होऊंगा। उन लोगों की ये भावना जितनी खुशी देने वाली थी, उतनी परेशानी करने वाली भी हो चुकी थी। अगर किसी ने इनको, अगर खुद लिख रहे अपने लिए कि किसी ने मुझे रुद्रप्रयाग में इस समय प्रवेश करते हुए देखा होता
तो उसे ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि ये व्यक्ति जिसके ऊपर संतों का आशीर्वाद है और जिसके चारों तरफ अच्छी आत्माएं इसका साथ देती है, ये नायक नहीं है बल्कि एक सहमा हुआ व्यक्ति है जिसे अपनी सीमाओं का पता है और जिसे इस बात का भी बहुत डर है कि जो काम उसने अपने हाथ में लिया है वो इससे पूरा कर पाएगा भी कि नहीं। ये सब बातें जिम कॉर्बेट साहब के दिमाग में चल रहा है, वो सोच रहे हैं और उन्होंने ये लिखा हुआ है उस पर कि ये सब है। इन्होंने तो ये मान लिया था कि मैं इस बाघ को मतलब क्यों आ गया मारने, इसे मारना मेरे बूते की बात नहीं है। 500 वर्ग मील घने जंगल से ढके हुए ऊपर से ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र जहाँ 50-60 बाघ हैं, उनमें से एक बाघ को ढूंढना, और वो भी जो रात में निकलता है, उसे गोली मारना। अब ये जो काम मैंने अपने हाथ में लिया था, अब उस वजह से ये जो एरिया था, ये जो रुद्रप्रयाग का एरिया था, ये मुझे उतना ही बुरा लगने लगा, ये जितना भव्य और खूबसूरत था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जिम कॉर्बेट साहब ने लिखा है अपनी किताब में अपने खुद के लिए। मगर यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी इन सब बातों से सहमत नहीं होते, जो ये सोच रहे हैं। वहाँ के लोग ये सब कुछ नहीं सोचते उनके लिए तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई क्षेत्रों में कई क्षेत्र के लोगों को आदमखोर से मुक्ति दिलाई थी, और इन्हें भी अगर आतंक से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो मात्र जिम कॉर्बेट साहब ही हैं जो इससे छुटकारा दिला सकते हैं। और कहीं कहीं पर एक चीज़ देखिए, इनकी किस्मत भी इनका साथ दे रही थी। जैसे इनके यहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद ही बाघ आ गया था, जिसकी खोज में इन्होंने अलकनंदा के उस तरफ बधे बकरे को मारने के लिए छोड़ दिया था। जिस तरफ से बाघ को मारना जिस तरह से आसान होता है, इन्होंने जो सब सोचा था वो एक शुरुआती सफलता थी। सफलता इसलिए दोस्तों कि इन्हें बाघ के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था, ना इनके पास उसकी कोई फोटो थी, ना कोई निशानी। लेकिन इस बकरे के मरने के बाद बाघ के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे थे कि वो सामान्य से बड़े आकार का बाघ है, उम्र में बड़ा है, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है। ये सब इनको पता चल गया, तो ये सफलता ही थी ना। हाँ, एक महिला जरूर मारी गई, अब ये उसमें बैठे भी, यानी कि मचान पे, जिससे बैठ के बाघ को मारने का मौका मिलता है। और इनको मौका मिला भी बाघ पर गोली चलाने का। तो ये सब एक तरह की सफलता ही थी, क्योंकि 500 वर्ग मील क्षेत्र में फैले इस जंगल में इनको मेहनत और बाघ तो मिलना नहीं था। कैसे मिलता? ये दो चीज़ें अगर नहीं होती तो, बकरी का मरना, औरत का मरना, तो ये एक तरह की सफलता थी। एक दिन पहले जब नैनीताल से जब ये अपने गाइड के साथ पहाड़ पे चल रहे थे बाघ को मारने के लिए, तो जो संभावनाएं थी उन पर सब विचार कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि हाल के वर्षों में ये बाघ अपने शिकार पर लौट के नहीं आता है, यानी कि एक बार मार देता है, जितना खाना होता है खा लेता है, फिर दोबारा उससे पर नहीं आता है, और ऊपर से रात का समय होगा। ऐसे में निशाना साधने के लिए रोशनी की व्यवस्था भी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी ना। लेकिन फिर भी इनका मानना था कि अगर असफल होने का एक अवसर है तो सफल होने के दुगने अवसर मिलेंगे। एक पॉजिटिव थॉट जो होता है वो जिम कॉर्बेट साहब के अंदर हमेशा से था। रुद्रप्रयाग आने से पहले ये मिशेल कीन साहब से मिलने गए थे नैनीताल में, मैंने आपको बताया था, और उन्हें बताया था कि ये गढ़वाल जाना चाहते हैं। तब उन्होंने इनसे पूछा था कि क्या इनके पास ज़रूरत का सारा सामान है। तब इन्होंने बताया था कि इनके पास रात को निशाना लगाने के लिए टॉर्च नहीं है, बैटरी नहीं है, वो जो लाइट नहीं है रात में निशाना लगाने के लिए। तो मिशेल कीन साहब ने इन्हें आश्वासन दिया था कि वो कोलकाता तार करेंगे, कि एक वहाँ से तुरंत बैटरी मंगाएंगे
ये बैटरी सरकार उपलब्ध कराएगी, मतलब सरकार इनको देगी, और बढ़िया से बढ़िया बैटरी इनको मिलेगी, ये वादा उन्होंने किया। और ये भी बोला कि इनके रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले बैटरी पहुंच जाएगी। तो ये सब वादे हो चुके थे। जब ये रुद्रप्रयाग पहुंचे तो इनको पता चला कि बैटरी तो अभी पहुंची नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो निराशा हुई, लेकिन अपने अंधेरे में देख सकने की जो इनकी क्षमता थी उसने इनकी निराशा को थोड़ा कम कर दिया था, और अपनी क्षमता के दम पर इन्हें अपनी सफलता की संभावना दुगनी लग रही थी। अगर रात में तूफान नहीं आया होता तो ये उस बाघ को मारने में सफल हो चुके होते, मार दिया होता। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने फंदे वगैरह बनाकर राइफल को अटका करके और सब तामझाम किया था, और अपने हाथ में शॉटगन पकड़ के बैठे हुए थे, मतलब पूरी तैयारी करी थी, वो पर्याप्त थी। अगर उस दिन बारिश नहीं हुई होती, बादल नहीं आते, तो शर्तिया उस दिन ये बाघ को मार गिराते। बादल आने से क्या हुआ ना, घुप अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर भीग चुके थे बारिश होने से, बहुत निराश हो गए थे, और यही सब सोचते हुए चले जा रहे थे कि मेरी असफलता की जानकारी कुछ ही देर में ये पूरे सारे एरिया में फैल जाएगी, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। इसी टाइप की नेगेटिविटी इनके दिमाग में चल रही थी। और ये गेस्ट हाउस पहुंचे तो सबसे पहले तो इन्होंने गर्म पानी से नहाया, कुछ व्यायाम कसरत वगैरह करी, फिर पेट भर के खाना खाया। और दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि ये सब करके वो एकदम तरोताज़ा हो गए। जो नेगेटिविटी इनके दिमाग में चल रही थी, जो विचार आ रहे थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब इनका जो दिमाग था वो पिछली रात की जो असफलता थी उस पर नहीं चल रहा था, अब ये नई युक्ति पे विचार करने लगा था। अब दिमाग आगे चलने लगा था, अब इनका दिमाग सही काम करने लगा था। नेगेटिविटी हट गई थी तो पॉजिटिविटी आ गई ना, अब पॉजिटिव सोचने लगे, क्योंकि पिछली घटना पे तो अब सोचना ही बेकार था। अब ये सोच रहे थे कि अगर बाघ ने अलकनंदा को पार नहीं किया है तो उसको मारने के लिए इनके पास में और बेहतर अच्छे मौके होंगे। अब इनके पास में रात में उजाला करने के लिए टॉर्च भी है, बैटरी, जिससे वो आदमी उस तूफानी रात में बाघ का खतरा होते हुए भी उठा के लाया था, जिसके उन्होंने मनीमन सलामी दी थी कि यार ऐसे में ये लालटेन लेके घूम रहा है। अब पहला काम इन्होंने ये पता करना था कि बाघ ने अलकनंदा नदी पार करी है या नहीं। और इनको कुछ ऐसा विश्वास था कि अगर वो पार गया होगा तो वो पुलों के रास्ते से ही पार गया होगा। नाश्ता करने के बाद ये इस जानकारी को प्राप्त करने में लग गए, अपना जुड़ गए। इन्हें इस बात की संभावना नहीं लगती थी कि बाघ ने चटवा पीपल वाला पुल पार किया होगा, क्योंकि इनकी राइफल से छूटी गोली उसके सर के कितने पास से ही गुजरी हो और उसको कितना ही बड़ा झटका लगा हो, ये पॉसिबल नहीं था कि गोली छूटने यानी कि गोली चलने और सुबह होने के बीच कुछ घंटे में वो शिकार चटवा पीपल की 14 मील की दूरी को कर लेगा। यानी कि शिकार से लेकर चटवा पीपल की जो बीच की डिस्टेंस थी वो 14 मील की दूरी थी, वो उसको पार कर जाएगा। तो इसलिए इन्होंने रुद्रप्रयाग पुल से ही खोज करने का विचार किया कि रुद्रप्रयाग पुल पे ही चला जाए। इस पुल तक पहुंचने के 3 रास्ते थे, एक उत्तर से, एक दक्षिण से और एक बीच रुद्रप्रयाग बाजार से। इन तीनों रास्तों का इन्होंने सावधानी से निरीक्षण किया, यानी कि सावधानी से जांच करी। इसके बाद इन्होंने पुल पार किया और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चले। इस मार्ग पर आधा मील तक खोजबीन करी और आगे, और फिर उस पगडंडी पे गए जिस पर 3 रात पहले बाघ ने इनकी एक बकरी मारी थी, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब ये पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे कि बाघ ने नदी पार नहीं की है, यानी कि बाघ ने पुल को पार नहीं किया है।
इन्होंने दोनों पुलों को रात के समय बंद कर, दोनों तरफ से पुलों को बंद करके बाग को अपनी तरफ ही रखने का निश्चय किया। अब ये योजना थोड़ा सरल थी, क्योंकि पुल के दोनों चौकीदार पुल के किनारे ही रहते थे और उनका सहयोग मिलना ही मिलना था, और ऐसे में सफलता निश्चित थी। दोस्तों, आप सबको लगेगा कि करीब 30 मील क्षेत्र में नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाले और नदी के दोनों तरफ गांव के निवासियों के लिए संपर्क के मात्र दो माध्यम थे, ये पुल। और इन पुलों को बंद कर देना यहाँ के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, क्योंकि सूरज डूबने के बाद से सूरज उगने तक बाघ की वजह से कर्फ्यू लग जाता था इस एरिया में, एक अघोषित कर्फ्यू। उस कर्फ्यू में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पुल से गुजरने की हिम्मत रखे। दिन भर तो पुल खुला रहता था, लोगों की आवाजाही भी लगी रहती थी, लोग आते जाते रहते थे, अपने बाजार आते थे, अपने गांव जाते थे। शाम होते होते आवाजाही कम होती जाती थी और फिर एक टाइम ऐसा आता था कि वो बिल्कुल ही बंद हो जाता था, चारों तरफ सन्नाटा हो जाता था। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वहां के लोगों में कितना खौफ था इस बात का, किस डर के अंदर लोग जी रहे थे। इन पुलों के दोनों तरफ 4 फुट चौड़े मीनार नुमा ढांचे थे, जो आपको मैं फोटो डाल दूंगा, देखिएगा आप किस तरह से ये पैदल पुल होते हैं। यहीं पर फोटो आपको दिख जाएगी, जिनके अंदर से पुल को थामे रखने वाले लोहे के रस्से निकले होते हैं। इन्होंने क्या किया, पुल को कांटेदार झाड़ियों से डालकर उसे बंद कर दिया रात के समय, और खुद जो है उस पर निगरानी करते थे। इन्होंने रुद्रप्रयाग पुल पर अलकनंदा नदी के बाईं ओर की मीनार पर कुल मिला के 20 रातें गुजारी। और कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि ये रातें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। ये मीनार एक चट्टान पर बनी थी और 20 फुट ऊंची थी। इसके ऊपर का हिस्सा जो था वो 4 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा एक प्लेटफॉर्म सा था, एक मंच था। इस मंच तक पहुंचने के दो तरीके थे। एक तो उन रस्सों के सहारे जो मीनार से करीब 50 फुट दूरी पहाड़ी पर गड़े हुए थे, और दूसरा रास्ता जर्जर लट्ठों की एक सीढ़ी, एक जर्जर सी सीढ़ी थी लकड़ियों की। इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, क्योंकि जो पहला रास्ता वो रस्से वाला था वो थोड़ा टफ था, फिर उस पर बहुत ही बदबूदार काले रंग की पुताई की गई थी, वो चिपक जा रहा था हाथों में, कपड़ों में भी दाग लग जा रहा था, और वो ऐसे दाग जो कभी छूट भी नहीं रहे थे, धुलाई कितनी कर लो वो दाग नहीं निकल रहे थे। इन्होंने सीढ़ी वाला जो है वो जुगाड़ सही समझा कि सीढ़ी से चढ़ा जाए। अब जो सीढ़ी थी ये भी छोटी लट्ठों की थी, छोटी थी। अब वो क्या होता, मीनार के टॉप तक तो नहीं पहुंची थी। जब उसे तो मीनार का जो टॉप था, यानी जो प्लेटफॉर्म था, उससे 4 फुट नीचे तक पहुंचती थी। तो इस सीढ़ी का जो टॉप का जो अंतिम पायदान में पहुंचकर मीनार के टॉप में हाथ फंसा के ऐसे जोड़ लगा के अपने आप को ऊपर खींचना होता था। फिर एक झटके से एक पाँव को ऊपर किया जाता था मीनार पे, मतलब प्लेटफॉर्म पे, फिर दूसरे पाँव को लाया जाता था। इस तरह से मीनार के टॉप पे चढ़ा जाता था, यानी कि एक अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी टॉप पे चढ़ने के लिए। दोस्तों, हिमालय के इस क्षेत्र की जो नदियां हैं, ये सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। और जिन घाटियों से ये बहती है उनमें बहुत तेज हवा चलती है, और ये हवाएं अपना रुख, मतलब अपनी दिशा सूरज उगने और डूबते समय बदल देती हैं, चेंज कर देती हैं। दिन के समय ये हवा, इनको जाडू कहा जाता है, दक्षिण की ओर से बहती हैं, लेकिन रात के समय ये उत्तर की ओर से बहने लगती हैं। जब ये उस मीनार पर चढ़े मंच पर, यानी कि मतलब उस पर पोजीशन के टॉप पर पोजीशन लेने के लिए चढ़े,
उस टाइम तो हवा शांत थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई हवा चलनी शुरू हो गई, और आधी रात तक तो हवा बहुत तेज हो गई। और मीनार का जो वो प्लेटफॉर्म था, जो मंच था, उससे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक सपाट था, एक सिर्फ ऐसा था सपाट, वहां से उड़ जाने का खतरा बना रहता था। खड़े रहें तो डिसबैलेंस होगा, और हवा इतनी तेज है कि इनको उड़ा ले जाए। तो ये क्या करते थे, वहां पे लेट जाते थे जिससे हवा का दबाव कम हो जाए और करीब 60 फुट नीचे चट्टान पर उड़ के गिर ना जाएं। और उस प्लेटफॉर्म से उड़ के नीचे गिरना या तो चट्टानों पे गिरना था, या फिर अलकनंदा के बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरना होता। कहीं भी गिरते, चाहे नदी में चाहे चट्टान में, दशा एक ही होनी थी, जानलेवा। हवा के अलावा एक प्रॉब्लम और थी, वो थी चींटियां। उनके कपड़ों के अंदर घुस जाती थी और जगह जगह से इनकी त्वचा को काटती रहती थी। अच्छा, जिन 20 रातों में इन्होंने पुल की निगरानी की, उस दौरान पुल में उनकी तरफ से, जैसे इस साइड से ये कर रहे तो इस साइड से कटीले झाड़ नहीं लगाए, हटा दिए गए, जिससे कि बाघ पुल पे चढ़ जाए लेकिन निकल ना सके। उस साइड से तो बंद कर रखा है, एक साइड से खुला छोड़ रखा अपनी तरफ से, और पुल में ही उसे गोली मार दी जाए। लेकिन अफसोस की बात है, इन 20 दिनों के दौरान बाघ कभी आया ही नहीं। अगर प्राणी नाम से कोई चीज ने उस पुल को पार किया तो वो था सिर्फ एक शियार। शियार तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो फोटो डाल दूंगा। तो दोस्तों, मेरी कमर में तकलीफ बढ़ गई है और एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज भी हमने 2 एपिसोड एक साथ कर लिए हैं। अब पता नहीं आपको कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में और फिर पढ़ के आप लोगों को सुनाने में। मैं किताब को जितना पढ़ता जा रहा हूँ उतना ही रोमांच बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, कहानी याद करनी पड़ती है तो दिमाग से वो हट जाती है, तो वहाँ पे अटक जाता है। या कई बार कोई शब्द ऐसा होता है जो मैं बोलना चाह रहा होता हूँ, पेट में घुमड़ रहा होता है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आता है, तो वहाँ पे भी कहानी कई बार लड़खड़ा सी जाती है। तो उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा। कोशिश ये रहती है कि कहानी को जितना अच्छे से अच्छी तरीके से हो सके आपके सामने पेश कर सकूँ, ऐसे पेश कर सकूँ कि जो आप लोग जो जिनका पहाड़ों से वास्ता रहा है, पहाड़ों में गांव में रहे हैं, या पहाड़ के उत्तरांचल के गांवों को देखा है उन्होंने, तो वो याद कर सके कैसा होता है, कैसा सीन रहा होगा, सीढ़ीदार खेत, झूला पुल, नीचे अलकनंदा, तो उनको एक मेमोरी उनकी ताज़ा हो जाए। तो दोस्तों, अगर जो मित्र पहली बार आए हैं, पसंद आया है उनको कहानी रुद्रप्रयाग का आदमखोर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी दोस्तों से कहूँगा कि लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक कमेंट हौसला बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहानी को लग रहा था कि मुझे इतना तो आपको पूरा सुनाना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब और ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप सबसे परमिशन चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय माँ भारती, जय उत्तरांचल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।